पावर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। बात बंगाल और असम की, जहां पर सरकार बनने के बाद बीजेपी ने अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। उधर दक्षिण भारत के कर्नाटक में सरकार के एक फैसले ने पावर पॉलिटिक्स को तेज कर दिया है। बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सभी स्कूलों में सोमवार से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि हर छात्र को राष्ट्रगीत के गायन में हिस्सा लेना होगा और स्कूलों को इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। सरकार का कहना है कि स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के गायन से छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होगी। सब विद्यालय वंदे मातरम सोमवार থেকে দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে, সেই নোটিশটা জারি করতে। तो स्कूलों में राष्ट्रीय गीत का गायन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। बंगाल सरकार ने इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग समेत सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बीजेपी सरकार के इस फैसले का विधायक हुमायूं कबीर ने समर्थन भी किया है। स्कूलों में सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम जो है गाना वो तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम भारत का जो संस्कृति है। तो राष्ट्रीय गीत अनिवार्य करने के बाद बंगाल की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बंगाल में खुले में या सार्वजनिक रूप से पशुओं को काटने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी पशु, मवेशी, भैंस के काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, आदेश का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और 2018 के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पशु वध पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बंगाल सरकार के अधिसूचना के मुताबिक 26 मई को ईद उल अजहा यानी बकरीद के दिन भी बकरे की खुलेआम कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने भी आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। नए आदेश के तहत सार्वजनिक स्लॉटर हाउस भी प्रतिबंधित रहेंगे। बीजेपी के इस फैसले का भी एजेयूपी के विधायक हुमायूं कबीर ने समर्थन किया है। गाइडलाइन नया कुछ नहीं दिया है, वो पहले से था। अदालत का फैसला था, यहाँ मान्य नहीं होता था। सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को उत्साह दिया जाता था नहीं मानने के लिए। उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीज है उसी को हम लोग लागू किया है। लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए और देश में चाहे धर्म हो, जात हो, कुछ भी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून को सबको मान के चलना चाहिए। गलत काम में जुड़ा हुआ उनके खिलाफ तो बुलडोजर को जहां पदक्षेप करेगी, जहां वो एक्शन लेंगे, मेरा को तरफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा मदद करूंगा। उधर असम में तीसरी बार सत्ता में वापस आए बीजेपी की सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुट गई है। उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब असम सरकार अपने यहां यूसीसी लागू करने जा रही है। हिमंता बिस्व शर्मा कैबिनेट की पहली बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है। Chief Minister is trying to balance the future demography of our state. And I think this is not a political decision. This is a decision of Dr. Himanta Biswa Sarma, which we can call a decision of a statesman. And a PCC president remarks regarding UCC, I think they are totally disconnect with the sentiment of the people of Assam. They are totally disconnect with the indigenous communities of Assam. तो असम में यूसीसी लागू करने जा रही बीजेपी सरकार पर असम कांग्रेस ने जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस के नेता अमीनुल इस्लाम ने इसे एक समुदाय विशेष के साथ ही शरिया कानून के खिलाफ बताया। Total separate matter. UCC is it is not a UCC. It is totally blaming against the particular some communities, because UCC unified civil court, it is all over the country, but they are not all over the country. State wise they are doing, and this UCC
the peoples, those who are the SC and SC are excluded, it is not the UCC. It is directly blow to the Shariat Act, and it is the blow against the Muslims only. So almost you see marriage earlier the Hindu Act, there is no second marriage. Only the Muslims and Christians are the second marriage or the third marriage or fourth marriage, like that. It is and property distribution. That means the Succession Act is already, Hindu Succession Act is there, Muslim Succession Act is there. So succession is totally, it is a matter of the succession of the descending inheritance of their coming generations. असम में घुसपैठ को खत्म करने और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, जिसे अब लागू करने की तैयारी हिमंता सरकार कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग असम सरकार के फैसले को सही बताते हुए यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेता इसे सरकार पर लोगों की मूलभूत समस्या से ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। कहते आए हैं एक देश में एक रूपता होनी चाहिए, एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। धर्म आधारित विभेद करना, वर्ग आधारित विभेद करना, ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है और यूसीसी आज की और भविष्य की मांग है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस की तो उत्पत्ति ही फूट डालो और राज करो नीति के को अनुसरण करते हुई है। अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई ये पार्टी आज अप्रत्यक्ष रूप से इटली के संस्कारों से ही पल बढ़ रही है, तो कांग्रेस को तो इसका विरोध करना ही है जब भी देश की एकरूपता की बात आएगी। परंतु अब इस देश में वही होगा जो देश हित में होगा, इस देश में वही होगा जो राष्ट्र हित में होगा। तो यूसीसी हर जगह लागू हो और उसके माध्यम से इस देश में एक कानून हो, एक रूपता हो, ये बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि असम के हों, बंगाल के हों, किसी भी राज्य के हों, अब करो। ये सब तो मैं डॉग विस्लिंग का हिस्सा मानता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्या समझ है, हंगर इंडेक्स को लेके क्या समझ है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेके क्या समझ है। अगर इन चीजों पे सरकारें चुनी जाती हैं थाली के लिए, मेरी थाली आज किस परिस्थिति में है, मेरी आर्थिक परिस्थितियां क्या मुझे सक्षम बनाती हैं कि मैं सोच सकूं कि 3 वक्त का खाना मेरे पूरे परिवार को मिलेगा। बाकी ये सब तो मैं डॉग विस्लिंग का हिस्सा मानता हूं। गो अहेड, डू इट। तो बंगाल और असम में जहां बीजेपी की सरकारें अपने कोर एजेंडे को लागू कर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रही है। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन वाले बीजेपी सरकार के 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। नए आदेश के तहत छात्र हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ पहनकर स्कूल कॉलेज आ सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब की वापसी पर कर्नाटक के हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। कर्नाटक के हुबली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया गया। लोगों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। कर्नाटक बीजेपी ने सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बताया है। पहले एक बात बोलना चाहता हूं, हम हिजाब को विरोध नहीं करेंगे। स्कूल में, कॉलेज में यूनिफॉर्म रहना, यूनिफॉर्म को छोड़ करके अलग अलग रिलीजियस को जोड़ना वो अच्छा नहीं होता है। एक बार पढ़ना चाहिए हाई कोर्ट क्या जजमेंट दिया है। हाई कोर्ट रिलीजियस प्रैक्टिस को मना किया है। हाई कोर्ट स्पष्ट रूप में कहा है, वो बोला है हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। हम नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा। तो कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने फरवरी 2022 में एक आदेश जारी कर सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन करना अनिवार्य किया था
आदेश में कहा गया था कि ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी जो समानता, एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इस आदेश के बाद कई सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। ये मामला कब शुरू हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था हिजाब पर विवाद। कर्नाटक के उडुपी जिले के कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ। 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। हिजाब विवाद कर्नाटक के बाकी हिस्सों में भी फैल गया। हिंदू संगठनों के छात्रों ने भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया। कर्नाटक में विवाद को लेकर हिंसा शुरू हुई। फरवरी 2022 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पहचान पर रोक लगा दी गई। बीजेपी सरकार के आदेश को लेकर जमकर बवाल हुआ। मार्च 2022 में मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से विभाजित फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बैन हटाने की बात कही, दूसरे जज ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस बीच कानूनी स्थिति ये बनी रही कि कर्नाटक हाईकोर्ट का 2022 वाला फैसला प्रभावी माना जाता रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरह निरस्त नहीं किया था। 4 साल के इंतजार के बाद जब कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आया, तब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर पुराना आदेश वापस ले लिया और अब इस पर जमकर सियासत भी होने लगी है।